मॉर्निंग मिला। और केम छो मजा में? कम कम लग रहा है। वीकेंड बना रहे हो? वीकेंड ओहो कल टेस्ट है। क्लास मिस करके टेस्ट की तैयारी हैं? कल तो 2 टेस्ट आपके है ना? ये एन क्या बोलते हैं उसको? एनएफटी सेम है। ये तो 2 से 5 20 है, एनएफटी भी 2 से 5 20 है। ओके, जो ज्यादा अच्छे से तैयार हो वो दे दो। हैं? अच्छा ये है क्या वो बुक? दोनों ही ना दे तो सर कैसा रहेगा? बहुत बुरा। बुढ़ानिया जी ठीक है, इसमें भी शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे ना? पीवाईक्यू है क्या इसमें? थोड़े ना ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी करनी होती है। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर एक क्वेश्चन बैंक आता है बच्चों, वो है ये। तीनों में क्या चीज? तीनों में करो, एनसीईआरटी का खुद का क्वेश्चन बैंक है वो। मैं तो लाके तुम्हें क्वेश्चन यहाँ भी करवा देता हूँ उसके, जैसे इसमें हाँ ये कम है, पीवाईक्यू की कम है इसमें, तो ले लियो बुक तुम आज कर लेना उसमें। पीवाईक्यू कम से कम 10 साल के तो करो ही करो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में चाहे जेई मेंस के भी करो, क्योंकि मेंस के एडवांस के नहीं बोला मैं, जेई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, सेम ही पैटर्न होता है दोनों को। प्रैक्टिस तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी ये कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री सर ये हो जाए वही खूब है। नीट वाले हो जाए वही खूब है। चलो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम रह गया था, उसको फटाफट लपेट के अगला चैप्टर चालू करता हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या है? उसमें लोकोमोशन तक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन आएगा तब तक तो मैं 11th पूरी करवा दूंगा तुम्हारी। एक पीएनएस बचा हुआ था बेटा जी, है ना? ये एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में ऐड हो रखा है, तो मैं थोड़ा बता दूं सिलेबस में, तो क्या पता क्वेश्चन दे दे अगला। तो सीएनएस के अलावा जो पोर्शन था ना बेटा जी, उसको पीएनएस बोला था। सीएनएस के अलावा जो है वो क्या है? वो पीएनएस है। पीएनएस में फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व की। 2 टाइप की नर्व आई थी ना, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व तो किसमें होती है? ब्रेन से निकले जो, और स्पाइनल कोड से निकले वो कौन सी थी? स्पाइनल नर्व है। क्रेनियल नर्व है कि पहली बात तो नंबर ध्यान रखना, जो रामजी होते हैं उनमें होती है 12 पेयर्ड। रामजी से मतलब रामजी रामजी। आर बोल रेप्टिलिया, ए फॉर एव्स, और एम फॉर मैमल्स। अब ये तो मत पूछना कि रेप्टिलिया कौन होते हैं। सांप, मगरमच्छ, कछुआ रेप्टिलिया है। बर्ड्स एवीज है, हम सब। तो अपने में कितनी पेयर्ड है? 12 पेयर्ड। बच गए 2। कौन 2 गुरुजी? मछलियां और बेटा जी एम्फीबिया। एम्फीबिया में कौन आया? मेंढक। इनमें कितनी पेयर्ड होती है? 10 पेयर्ड। तो फ्रॉग सिलेबस में तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रॉग में क्रेनियल नर्व कितनी है? 10 पेयर्ड, जबकि ह्यूमन में कितनी है? 12 पेयर्ड। अब एक बार ऐसे भी पूछा था, ह्यूमन में कितनी क्रेनियल नर्व होती है? 10 12 20 24। ह्यूमन में 20 कैसे हुई? 24 है ना? 12 पेयर्ड है, ध्यान रखियो। 12 पेयर्ड है मतलब 24 है। मेंढक में कितनी? 10 पेयर्ड बोले तो 20 है। ठीक है, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं बेटा जी, अपने में कितनी है? 12 पेयर्ड। कौन कौन सी 12 पेयर्ड है? तो मैं लिखा तो तुम्हें पूरी 12 देता हूं, बट 4 ही याद करनी है उनमें से, मैं टिक लगा दूंगा वो 4। 12 लिखा देता हूं मैं। फर्स्ट पहले नंबर पे आती है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है, इनकी नंबर फिक्स होती है। सेकंड नंबर पे आती है ऑप्टिक क्रेनियल नर्व है। तीसरे नंबर पे आती है ओकुलोमोटर क्रेनियल नर्व है। चौथे नंबर पे आती है बेटा जी ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व है।
5वें नंबर पे आती है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। 6ठे नंबर पे आती है एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। 7वें पे आती है फेसियल क्रेनियल नर्व, चेहरे वाली फेसियल। 8वें नंबर पे आती है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। 9वें नंबर पे आती है ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल न तो तुमसे याद होगी न तुम्हें याद रखनी है, जो मैं टिक लगाऊं 4 उनको याद रखना बस। 10वें नंबर पे आती है वेगस क्रेनियल नर्व। 11वें नंबर पे आती है कौन सी, स्पाइनल एसेसरी। याद है कि कहीं से देख के बोल रहे हो? याद है? वाह वाह सिमरन वाह, याद है। हाइपोग्लोसल, ये 12 होती है बेटा जी अपने में, है ना। 12 की 12 तुमसे याद नहीं रहने वाली, इतना भरोसा सर हम पे बहुत ज्यादा। तुम लोगों पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, याद तुम्हारे नहीं रहेगी। तो कौन सी याद रखनी है आपको बेटा जी? एक तो ये दूसरे नंबर की है, ये देखो ऑप्टिक, अच्छा फेशियल है, ऑडिटरी, वेगस, 3 ही हुई, बुरा मान जाएगी, फेशियल बस। अब राजी, तो 4 याद रख लियो। और 4 याद रखने का रीजन है बेटा जी, ऑप्टिक जो तुम्हारी आंख से आती है, ऑप्टिक का मतलब समझ गया ना, आई से, जो अपनी आंख से कनेक्टेड होती है उसको अपन ऑप्टिक बोलते हैं। मतलब देखने से रिलेटेड कौन है? ऑप्टिक। चेहरे से रिलेटेड कौन है? फेशियल। ऑडिटरी, सुनना, ईयर। वेगस इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, सबसे लॉन्गेस्ट। तो पहली, दूसरी, 8वीं, हाँ एक फर्स्ट ऑल्फैक्ट्री है ना, ये ऑल्फैक्ट्री का मतलब सूंघना, और ये किससे कनेक्टेड है? नोज से। तो सारी नहीं, 4 फेशियलिस्ट ने टिक करवा दिया। सुमन ने, सुमन ही नाम आगे, हाँ, वरना 4 याद करनी पड़ती थी, एक इसकी वजह से। तो ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, फेशियल, ऑडिटरी और वेगस। तो इसमें याद कर लियो बेटा जी, ऑल्फैक्ट्री नोज से है, सूंघना, आंख वाली, कान वाली, ऑडिटरी। तो नाक है तुम्हारे में 1, पहली आंख कितनी है? 2, तो दूसरी कौन सी है? ऑप्टिक। कान सर 8 थोड़ी है, नहीं है, लेकिन ऐसे याद रख लियो, पहली, दूसरी, 8वीं, फर्स्ट, सेकंड, 8th। तो पहली कौन सी है? ऑल्फैक्ट्री, दूसरी ऑप्टिक, और 8वीं ऑडिटरी। तो 1 2 8, नाक, कान, आंख, ये 3 तो याद रखनी है। 10वीं कौन सी है? वेगस, जो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट। तो टोटल 12 पेयर्ड है, उसमें से 4 याद रख लियो, पहली नाक, दूसरी आंख, 8वीं कान, और 10वीं वेगस। वेगस कैसी? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। सबको याद नहीं रखना, ये बस इतने, बाकी नाम भी ना लिखो तब भी चलेगा। अब बेटा जी इन 12 में से आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सी तो सेंसरी है। सेंसरी का मतलब जो सिग्नल लेके जाए, कौन सी मोटर है जो सिग्नल वापस लाए, और कौन सी मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब दोनों काम करे, सिग्नल ले भी जाए वापस भी लाए। अरे ऑर्गन टू सीएनएस सेंसरी, सीएनएस टू ऑर्गन मोटर, और जो दोनों ही काम कर दे वो मिक्स्ड। तो ये जरूर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सेंसरी है, नंबर पूछेंगे, नाम नहीं पूछते। तो सोचो ऑल्फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए? नाक, कान, आंख सेंसरी ऑर्गन ही तो है, तो नाक से सिग्नल ब्रेन तक ले जाएगी, मतलब सेंसरी। ऑप्टिक आंख से ब्रेन तक, मतलब सेंसरी। ऑडिटरी कान से सिग्नल ब्रेन तक, मतलब सेंसरी। सीएनएस तक जाने वाली कौन है? सेंसरी है। तो तीनों के लिए मैं बता दूं कि इनमें से आपसे पूछे सेंसरी क्रेनियल नर्व कौन सी है, मोटर कौन सी है, और जो दोनों ही फंक्शन कर दे वो
मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? सेंसरी 128, फर्स्ट, सेकंड और एट्थ क्रेनियल नर्व। पहली कौन सी होगी? नाक, दूसरी आंख, आठवीं कान, तो सेंसरी ऑर्गन ही तो है। मिक्स्ड की बात करूं तो मुझे मिक्स्ड पसंद है। मेरी फेवरेट कौन सी है? मुझे मिक्स्ड पसंद है, ऐसे ही पसंद नहीं आई। पै 4 5, सै 4 7, नै 4 9, दै 4 10। इतनी हिंदी तो आवत है ना। पै 4 5, सै 4 7, नै 4 9, दै 4 10। 5 7 9 10, ये कौन सी है? मिक्स्ड है। जो बच गई वो मोटर है। कौन सी बच गई? तीसरी, चौथी, छठी, 11 और 12, बस। तो इनमें से कौन सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन मिक्स्ड है? तो सेंसरी पहली, दूसरी, आठवीं, 1 2 8। पहली है ऑल्फैक्टरी, नाक, दूसरी है आंख और तीसरी है ऑडिटरी, बोले तो ईयर। मिक्स्ड में 5 7 9 10। पूछ ले वेगस कौन सी नर्व है? इन तीनों में कौन सी है मिक्स्ड? क्योंकि वेगस कितने नंबर की है? दंड। तो ये सबसे मिक्स्ड होगी। मिक्स्ड का मतलब जो मोटर का भी काम करेगी और सेंसरी का भी, जो दोनों फंक्शन करे बेटा जी, वो क्या? मिक्स्ड। क्लियर? तो ये आपकी 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व है, जिसमें 4 तुम्हें ध्यान रखनी है, बाकी अपने को याद नहीं रखनी। अगला पॉइंट आता है स्पाइनल नर्व है। कल मैंने नंबर लिखाई थी तुम्हें 31 पेयर्ड। स्पाइनल नर्व आप में कितनी होगी? 31 पेयर्ड। ये ध्यान रखना, बाद में इसको लिख भी लेना। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा जी स्पाइनल नर्व की। नाम से ही ऐसी नर्व जिसका ओरिजिन कहां से हो? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये हमारे में कितनी होती है? 31 पेयर्ड। जबकि क्रेनियल नर्व तुम्हारे में कितनी है? 12 पेयर्ड। तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, ये इतनी सारी कैसे याद होगी, हमारे तो वो 4 ही नाम याद नहीं हो रहे। तो इसमें ज्यादा जोर वाली बात नहीं है, ये आप सीधे याद कर सकते हो। आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था? वर्टिब्रल कॉलम में कितने टाइप की वर्टिब्रा थी? वर्टिब्रा के टाइप: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल। नाम आया ना? सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 थी, सैक्रल और कोडल एक एक थी, टोटल 26 थी। तो बस वही 5 नाम में लिख रहा हूं। पहली वर्टिब्रा कौन सी थी? सर्वाइकल। 2 नंबर पे आई थी थोरेसिक। 3 नंबर पे थी बेटा जी लंबर। 4 सैक्रल, 5 कोडल। सर ये तो वर्टिब्रल कॉलम की बात है। अरे भैया स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होता है? वर्टिब्रल कॉलम में ही तो रहता है, तो वहीं से तो स्पाइनल नर्व निकलती है। तो वहां लिखा था सर्वाइकल वर्टिब्रा, मैं यहां लिख रहा हूं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है। थोरेसिक स्पाइनल नर्व है, लंबर स्पाइनल नर्व है, सैक्रल स्पाइनल नर्व है, कोडल स्पाइनल नर्व है। तो वहां जहां वर्टिब्रा लिखा था वहां स्पाइनल नर्व लगा दो। नंबर सर्वाइकल कितनी होती थी? 7। ये नर्व है तो कितनी है? 8। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी थी? 12। लंबर थी 5। कितनी हो गई? 31 पेयर्ड। इस नंबर में होती है बस। तो पांचों सीक्वेंस याद रखनी है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल। ये ध्यान रख लियो बस। 31 पेयर्ड है, जबकि वो जो है वो स्पाइनल 31 और क्रेनियल आप में 12 पेयर्ड। ठीक है। अब जो पीएनएस के टाइप थे उसमें सोमेटिक था वॉलंटरी के लिए, इनवॉलंटरी के लिए ऑटोनोमस था, और एक आपने लिखाया था विसरल। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कौन सा था? विसरल। अब थोड़ा सा मैं ऑटोनोमस के बारे में बता देता हूं लास्ट, फिर अपन अगला चैप्टर चालू करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको,
बट नए सिलेबस में ये वर्ड लिख दिए हैं तो अपने को थोड़े से पढ़ लेने चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। तो एएनएस का मतलब हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब जो कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एएनएस। जो कंट्रोल करेगा किसको? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को, इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस की कितनी ब्रांच है? 2, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आ गया बेटा जी, और एक नाम आ गया पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये लो। दोनों के फंक्शन की बात करूं, कैसे होने चाहिए दोनों के फंक्शन? अपोजिट। एक अगर हार्ट बीट बढ़ाता है तो दूसरा कम करेगा, एक अगर स्वेट का सिक्रीशन बढ़ाता है तो दूसरा कम करेगा, एक ब्रीदिंग बढ़ाएगा तो दूसरा, मतलब दोनों के फंक्शन एक दूसरे के कैसे होंगे? अपोजिट। और बेटा जी यहां पर अपोजिट फंक्शन को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, एंटा का मतलब एक दूसरे के एंटी, फंक्शन दोनों के एक दूसरे के होंगे, एंटी होंगे। जैसे सिंपैथेटिक की बात कर लो, ये जो काम करेगा बेटा जी ये इमरजेंसी में, इमरजेंसी के टाइम, अब सीधी सी बात है इमरजेंसी के टाइम जो 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 होता ना वो सिंपैथेटिक का काम है। अब आप ही सोच लो, वो एग्जाम्पल बता रहा था ना, कमरे में घुसे, कौन बैठा मिला? किंग कोबरा बेड पे बैठा मिला है, उसको देखते ही क्या क्या तुम्हारे में एक्टिविटीज होगी, वो सब किसका काम है? सिंपैथेटिक। एग्जाम से ठीक पहले तुम्हें क्या क्या फील होता है, सारा किसका काम है? सिंपैथेटिक। रोड पे चल रहे थे, कुत्ता पीछे लग गया, एक्टिविटी सारी किसकी? सिंपैथेटिक। इमरजेंसी में बॉडी को अलर्ट एक्टिव करने का रोल किसका? और जो वापस नॉर्मल लेकर आए वो कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। तो बॉडी की नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल एक्टिविटी के टाइम कौन अलर्ट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। अब सोचो इमरजेंसी के टाइम बिल्कुल पास में सांप बैठा है, किंग कोबरा दिख गया, तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी खुशी के मारे। हार्ट बीट क्या हो गई रे? इंक्रीज। ब्रीदिंग, सांस, सांस फूल गयो, मुंह से सांस चालू कर दियो अपन, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गई? इंक्रीज। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज, सब बढ़ गए। पसीना आएगा कि सूखेगा? स्वेट सिक्रीशन भी बढ़ गया इमरजेंसी में बेटा जी। प्यूपिल का डायमीटर, प्यूपिल आंखों का जो काला घेरा दिखता है प्यूपिल, सांप को देखते ही आंखें फट गई ना, फटी आंखें रह जाना बोलते ना, तो प्यूपिल का डायमीटर भी इंक्रीज। प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज। रोंगटे खड़े होंगे, बाल पड़े होते हैं, पड़े बाल खड़े होंगे, पड़े बाल का खड़ा होना गूज फ्लैश, बोले तो रोंगटे खड़े होना, जिसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। पड़े बालों का खड़ा हो जाना, रोंगटे खड़े होना, ये सारे सिम्टम किसके हैं? इमरजेंसी के। इन सबको बढ़ाने वाला कौन? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इन सबको वापस क्या कर देगा? नॉर्मल कर देगा, कम कर देगा, बस। सिचुएशन को नॉर्मल लाने में उसका रोल है पैरासिम्पैथेटिक। अभी अपन बैठे हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, तो बता सकते हो तुम सिग्नल कहां से आ रहे होंगे, और इमरजेंसी में कहां आ रहे होंगे? सिंपैथेटिक। और इमरजेंसी के टाइम ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी घटेगी? आपसे ऐसे पूछे इमरजेंसी के टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सांस फूल रहा है, भाग रहे हो, कुत्ता पीछे पड़ गया, एनर्जी तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा एटीपी के लिए ग्लूकोज चाहिए ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका क्या कर सकें? ब्रेक डाउन, और क्या रिलीज किया जा सके? एटीपी। तो इन सारी एक्टिविटी से रिलेटेड है सिंपैथेटिक इमरजेंसी। एक चीज सोच समझ के बोलना बच्चों, इमरजेंसी के टाइम अपनी थ्रोट या अपना माउथ कैविटी सूखती है कि गीला होता है? गीला तो कहीं और से होंगे
सांप दिख जाएगा। हाँ, माउथ तो ड्राई हुआ ना, वो तो सूखेगा, तो मतलब सलाइवा का सिक्रीशन, सोचो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा कि घटा? कम हुआ। ये ध्यान रखना, माउथ कैविटी ड्राई हो रही है कब? तो एक चीज, सिंपैथेटिक हर चीज को बढ़ा रहा है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को कम कर रहा है। सलाइवा सिक्रीशन किससे कनेक्टेड है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा जी, यहीं लिख दूं मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये मान लो सिंपैथेटिक है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको शॉर्ट में एसएनएस बोल देते हैं। सिंपैथेटिक का काम एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को कम करना, और पैरासिम्पैथेटिक उसको बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, आपसे पूछ दे एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टालिसिस, कम। एलिमेंट्री कैनाल की जो भी एक्टिविटी है सिंपैथेटिक कम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक उसको बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक को शॉर्ट में बोला पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक चीज और आपने पढ़ी हो तो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है। मिक्चुरेशन के टाइम, मिक्चुरेशन बोले तो डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, जब सूसू आ रहा है तो कहां से सिग्नल आएगा? प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, बताना है बस। सूसू आ रहे हैं तो सिग्नल कहां से आएगा? बोलो। ये यूरिनरी ब्लेडर है। जब मिक्चुरेशन करते हैं ना, सूसू रिलीज करते हैं, तो सोचो ब्लेडर पिचकेगा कि फैलेगा? पिचकेगा। यूरिनरी ब्लेडर पिचकेगा, पिचकने से वॉल्यूम और प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा तो सूसू निकलेगा। तो ये ब्लेडर को पिचकाना है, ये सिग्नल कौन लाता है? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का काम है इस ब्लेडर को क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लेडर पिचका, प्रेशर बढ़ा और यूरिन गया बाहर। तो पैरासिम्पैथेटिक के ये नीचे भी ध्यान रख लेना, ये यूरिनरी ब्लेडर को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये भाई साहब जो है वो ब्लेडर की मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो जब यूरिन डिस्चार्ज कर रहे हो, मीन सिग्नल कौन दे रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। तो कॉमन चीज है बच्चों, एक अगर किसी चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा कम कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। मतलब फंक्शन अपोजिट है, और अपोजिट फंक्शन के लिए क्या वर्ड लिख दिया? एंटागोनिस्टिक। वैसे सारी एक्टिविटी को सिंपैथेटिक बढ़ाता है, एक एलिमेंट्री कैनाल वाली को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, वो आप इमरजेंसी से कनेक्ट करके सोच लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन बच्चों निकाल लेना, जहां पर भी तुम्हारे पास हो मॉड्यूल, डीपीपी इसकी सोल्व करना। डीपीपी में हो सकता है आंख और कान के क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू में भी आंख और कान के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट इस बार उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए न तो अपने सीपीआर में न अपन उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आंख कान वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, बाकी नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर के सब सोल्व करना, सब हो जाएंगे। नहीं हो पाए तो मैं हूं ना, मैं हूं ना, आना और पूछना भैया, किया करो क्वेश्चंस, 10 साल की प्रैक्टिस दनादन। चलो नेक्स्ट चैप्टर ला रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसमें ऐसा है बेटा जी कि जो आपको जब नर्वस सिस्टम चालू किया था तो मैंने बताया था कि बॉडी में दो ऐसे सिस्टम है, नर्वस और एंडोक्राइन, जिनका काम ही क्या है? कोऑर्डिनेशन करवाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब बाकी सारे सिस्टम के बीच में मेलजोल रखना, कि भैया तुम जब भाग रहे हो तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, सेल्स एटीपी ज्यादा से ज्यादा बना रही है। मतलब सारे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कौन करवाते हैं? ये दो, इनका काम है। बाकी सारे सिस्टम को बोलना कि तुम मिलजुल के काम करो, तभी काम हो पाएगा। ऐसा यानी कि हार्ट ने बोला कि मेरी तो लंग्स से कौन बना है, तो सांस आप फास्ट कर लियो,
हार्ट बोले मैं तो पंप नहीं करूंगा, मेरा उसका 36 का आंकड़ा है। तो ये समझाने का काम इन दोनों का है, कर बावड़ो यहाँ मत करो, वो जब ऑक्सीजन ले आओगे तो हार्ट बीट करके ही तो भेजेगा सेल्स तक। जब तू हार्ट बीट ही नहीं करेगा तो सेल्स को O2 की सप्लाई होगी कैसे? तो सारे सिस्टम को मिलजुल के रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस एंड एंडोक्राइन। तभी तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटेड होते हैं। और मिलाकर के हमने नाम भी दिया था इनको, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। मेडिकल कॉलेज में तो आप एक साथ पढ़ोगे इनको इस नाम से। यहां हम छोटे बच्चे हैं तो आपको अलग अलग पढ़ा दिया, नर्वस सिस्टम अलग बता दिया, एंडोक्राइन सिस्टम अलग बता दिया। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, नीट में बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर्स में। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में नीट में आपको दिख जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। वेटेज वाला चैप्टर है, ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नर्वस और एंडोक्राइन मिलकर क्या कहला रहे हैं? न्यूरो एंडोक्राइन। तो बेटा जी मैं बता रहा था लास्ट चैप्टर में भी, नर्वस सिस्टम के पास तो सिग्नल लाने ले जाने के लिए कौन है? न्यूरॉन्स है। एंडोक्राइन के पास कौन है? सर हार्मोन्स है। ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? हार्मोन्स होंगे, केमिकल्स आएंगे। आपसे पूछे फास्ट एक्टिविटी, न्यूरॉन टच करते ही पता चल गया, रैपिड। और फास्ट जो एक्शन है या जो रैपिड एक्शन है वो किसका? न्यूरॉन। हार्मोन का एक्शन थोड़ा सा, क्योंकि हार्मोन ग्लैंड से निकलेगा, खून में आएगा, खून उसको अलग अलग जगह ले जाएगा। जैसे आपने एक्सक्रीटरी में एडीएच के बारे में सुना था, पिट्यूटरी से एडीएच आया, वो नेफ्रॉन के पास गया और डीसीटी में से पानी को क्या करवाया? एब्जॉर्ब। तो रिलीज होने में, ब्लड में आने में, ऑर्गन्स तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, जबकि न्यूरॉन की एक्टिविटी फास्ट है। बट न्यूरॉन पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने जहां टच किया वहीं से सिग्नल गए, वहीं पे सिग्नल आए। यहां पिन चुभाई गई तो यहीं पेन हुआ, आसपास पता, पॉइंट टू पॉइंट। जबकि हार्मोन का इफेक्ट वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड बताया था ना वो फिंगर वाला एग्जांपल। पिट्यूटरी से निकल के आया ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन ऐसे नहीं सांगली नहीं बढ़ाएंगे वो, बाकी बॉडी पर कोई असर को नहीं, उसका इफेक्ट वाइड स्प्रेड होता है, कई जगह वो एक साथ काम करेगा। मतलब इफेक्ट कैसा होता है? वाइड स्प्रेड। जबकि इसका असर होता है पॉइंट टू पॉइंट। और हार्मोन का असर बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लंबे टाइम तक रहता है। इसका क्विक होता है लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जब तक इंपल्स या स्टिमुलस मिलेंगे, जब तक इंपल्स या स्टिमुलस मिलेगा तब तक तो न्यूरॉन सिग्नल देंगे, डीपोलराइज होंगे, वरना तो पोलराइज रहेगा। तो थोड़े टाइम के लिए होता है और उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग। तो नर्वस के बारे में हम ज्ञान ले चुके पिछले चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर डेडिकेट होगा किसको? केमिकल कोऑर्डिनेशन, बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मैं फिर कहूं, बॉडी के 2 ऐसे सिस्टम जो ज्वाइंटली फंक्शंस करते हैं वो है नर्वस और एंडोक्राइन। और बाकी सारे सिस्टम में क्या करवाते हैं? कोऑर्डिनेशन। हेडिंग है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ऐसे केमिकल जो ऑर्गन्स में क्या करवा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। और वो केमिकल कौन है? हार्मोन्स है, जो आएंगे कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। इंटीग्रेटेड, नर्वस और एंडोक्राइन आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड। बहुत पहले का पुराना क्वेश्चन, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन और नर्वस स्टेटमेंट था। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन नर्वस को कंट्रोल करता है, या कोई एक दूसरे को करता है? वाइस वर्सा बोल दूं, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है। यस सर, ब्रेन इसी में तो है। ये भी इसको कंट्रोल करता है। यस सर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन, बट हाइपोथैलेमस से हार्मोन भी तो आते हैं। एडीएच, ऑक्सीटोसिन कहां से आ रहा था? हाइपोथैलेमस से। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रेगुलेट। तो आपसे पूछे नर्वस एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है? यस सर। वाइस वर्सा? यस सर। ये इसको रेगुलेट करता है, ये इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, दोनों मिलके काम करते हैं, तभी तो इंटीग्रेटेड होते हैं। तो एंडोक्राइन नर्वस को और नर्वस एंडोक्राइन को। ऐसे नहीं कि केवल नर्वस ही एंडोक्राइन को कंट्रोल करे, दोनों करते हैं बच्चों। चलो फिर
अब कुछ ग्लैंड्स फ्लैंड्स की बातें करते हैं। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, सेकंड चालू कर रहा हूं, कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ज्यादा नहीं दिया, बस दो ही नाम दिए हैं, तो दो ही की बात कर लो तुम। इनवर्टिब्रेट कौन? जिनमें बैकबोन नहीं हो, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट। वर्टिब्रेट कौन? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। बोले तो आप सोच समझ के बोलो, ज्यादा डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम किसमें होगा? हमारे में। इनमें कम डेवलप होता है, मतलब थोड़े बहुत ही हॉर्मोन्स आएंगे। आप में भयंकर वाला डेवलप होता है। पिट्यूटरी है तुम्हारे पास, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, थाइमस है, पैंक्रियाज, खूब सारी ग्लैंड है और खूब सारे हॉर्मोन्स है। बट इनवर्टिब्रेट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कैसी होगी? सिंपल टाइप, और हार्मोन ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत होंगे। और मैं कह दूं यहां पर वेल डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम होगा और मैनी टाइप ऑफ हार्मोन्स होंगे, मैनी मोर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है लेकिन ज्यादा एडवांस नहीं होती, और वो कुछ एक हार्मोन्स को रिलीज करती है। जबकि बात अगर वर्टिब्रेट्स की आ जाए तो वहां वेल डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आएंगे? हार्मोन्स। हम इस चैप्टर में इन्हीं की बात करेंगे। वर्टिब्रेट बोले तो हमारी बात होगी कि कितने टाइप्स की ग्लैंड है, कौन कौन से हार्मोन्स है। ये सारा ज्ञान आपको दिखेगा एनसीईआरटी के इस चैप्टर के पहले पेज में, जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ है, पहला और दूसरा, उसमें यही ज्ञान है। देखो ये पैराग्राफ, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। एक बार हल्की फुल्की सी रीडिंग लगाओ तुम, साथ साथ करो इनको, क्लास में करो। यहां कुछ डेफिनेशंस है वो अभी हमने पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे। इस वाले पैराग्राफ पे देखो जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन among organs. The neural coordination is fast but short lived. short duration के लिए था बेटा जी। As the nerve fiber do not innervate all cells of the body, ये कह रहा है कि न्यूरॉन जो होता है ना, मान लो बेटा जी बॉडी की सेल्स है, ये खूब सारी सेल है। न्यूरॉन आया, इस सेल्स के पास आ गया, मान लो इसके पास आ गया, इसके पास भी गया, लेकिन लास्ट वाली दो सेल्स तक न्यूरॉन की सप्लाई, न्यूरॉन डू नॉट इनरवेट, हर सेल्स तक न्यूरॉन की सप्लाई नहीं हो रही। तो भैया जिन सेल्स तक न्यूरॉन नहीं जा पा रहा है वहां सिग्नल कैसे जाएगा? तो जिम्मेदारी उठा ली हॉर्मोन्स ने। हॉर्मोन्स बोलेगा हम पहुंचेंगे उस जगह और हम उस सेल्स को भी टच करेंगे जहां न्यूरॉन टच नहीं कर रहा। तो बोला हार्मोन तू कैसे जाएगा? तो हॉर्मोन्स ने कहा हमारे पास एक जुगाड़ है, हम जाएंगे ब्लड के थ्रू। ये है ब्लड वेसल्स, इसके थ्रू कौन आए? हॉर्मोन्स। और बेटा जी ब्लड तो हर सेल्स के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी सेल अगर जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए? खाना, ऑक्सीजन। वो कौन देगा? ब्लड। तो ब्लड तो हर सेल के पास जाएगा और उसी ब्लड के साथ कौन हो लिए? हॉर्मोन्स। तो जहां तक न्यूरॉन नहीं जाए वहां भी कौन पहुंच लेगा? हॉर्मोन्स। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स डेवलप हुई कि फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। तो सेल को तो लगातार रेगुलेट करना पड़ेगा, तो कौन करे? A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. So the neural and endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. तो बॉडी में दोनों मिलकर काम करते हैं। जहां न्यूरॉन नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंच गया? हार्मोन, जिसकी सप्लाई किसके थ्रू हो रही है? ब्लड के थ्रू। यहां लिखा है थोड़ा सा कि जो इनवर्टिब्रेट्स है possess very simple endocrine system with few hormones, where is a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates. अब मैं ये जो हार्मोन की डेफिनेशन है डार्क की भी इस पे आ रहा हूं अभी। यहां अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी को डेडिकेट है। तो बेटा जी हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, इसकी दो कैटेगरी है। एक तो होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड। एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। सब लिखा हुआ है, बस मैं सिस्टमाइज कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब
जिनका मेन काम ही हार्मोन सिक्रीशन है। जैसे फिर एक्सक्रीटरी पे आता हूं, आपसे पूछे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो तुम बोलते हो किडनी, बोलते हो। क्या लीवर का एक्सक्रीशन में रोल नहीं है? स्किन का है, लंग्स का है, तो क्या वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? जब चैप्टर खत्म होता है तो एनसीईआरटी लिखती है एक्सक्रीटरी में रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, लिखा है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि उनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है। फेफड़ों का मेन काम गैसियस एक्सचेंज है, लीवर का मेन काम वो डाइजेस्टिव जूस बनाना है, बाइल जूस। स्किन का मेन काम कुछ और है, लेकिन वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिनका मेन काम हार्मोन रिलीज करना, इनका मेन काम कुछ और, लेकिन कभी मूड हुआ तो क्या रिलीज कर देगी? हार्मोन्स। तो ऑर्गेनाइज्ड और कौन सी है बेटा जी? अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में तो वेल डेवलप एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी इसी में आएगी। पीनियल बॉडी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे वो सब कौन है? ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड के एग्जांपल्स ही आप देख लो कि इनके मेन काम क्या हो सकते होंगे। मैं लिखूं हार्ट, क्या बात करते हो सर? अरे हार्ट का मेन काम तो ब्लड को पंप करना है। क्या हार्ट हार्मोन भी रिलीज करता है? यस सर। किडनी, सर ये तो सूसू बनाती है, बिल्कुल। लीवर और जीआईटी, इनका मेन काम कुछ और है। जीआईटी क्या हुआ? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब कुछ और करते हैं, लेकिन कभी कभी हार्मोन भी रिलीज कर देते हैं। मतलब ये किस में आएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड। और जो मेन काम है जिसका हार्मोन रिलीज करना है वो ऑर्गेनाइज्ड। हार्ट से आने वाला हार्मोन पढ़ा है और इस चैप्टर के एकदम लास्ट में आएगा, और आपने तो पढ़ भी रखा है। एएनएफ, यही बता दूं, एएनएफ का फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। याद आया क्या बेटा जी? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल मतलब कहां से आता है? हार्ट के 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ये कहां से आएगा? नाम से देख लो, फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया। करता क्या है? अठी लिख लो, आगे के पढ़नो इन। बीपी को वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स को फैलाएगा कि पिचकाएगा? फैलाएगा तो बीपी को कम कर देगा। तो इंपॉर्टेंट है, एएनएफ का काम है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। वेसल्स डायलेट होगी तो वॉल्यूम और प्रेशर, पीवी बराबर एनआरटी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर। तो बॉडी में बीपी को कम करने वाला हार्मोन पूछे तो कौन है? एएनएफ। कहां से आया? हार्ट की एट्रिया से आया। क्या हार्ट का मेन काम हार्मोन रिलीज करना है? नहीं सर, उसका मेन काम तो ब्लड को पंप करना है। तो ये किस में इंक्लूड हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड। किडनी से कोई हार्मोन पढ़ा आपने बेटा जी? पीछे के चैप्टर की बातें आ रही है, कुछ नया नहीं बता रहा। उसमें नाम लिखाऊंगा, काम क्या वो तुम जानना। रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन। रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन दोनों कहां से आते हैं? किडनी से। इरिथ्रो वर्ड आते ही दिमाग में क्या लाना? आरबीसी। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट। तो बेटा जी इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है रे? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तुम्हारी बॉडी में क्या बनवाएगा? आरबीसी। तो ऐसे कह दे, एरिथ्रोपोएटिन की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो सकती है? एनीमिया। आरबीसी की क्या कमी? और किडनी की कौन सी सेल से आते हैं ये? जे जी सेल। जे जी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। लीवर से कोई हार्मोन? बोलो डॉक्टर साहब। नाम तो मैं लिखा दूंगा। लीवर से एक हार्मोन आता है आईजीएफ,
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तुम लोगों से क्वेश्चन ये है, कोई भी बच्चा ये बता दे कि ये वर्ड कहां आया एनसीईआरटी में। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एनसीईआरटी का ये, तो मैं हिंट देता हूं, 12th की एनसीईआरटी में है। और वो बोर्ड में था वो चैप्टर। मैं कहा, कहाँ आया है 12th की एनसीईआरटी में, हेल्थ डिजीज में नहीं आया। बायोटेक में, बायोटेक में चैप्टर नंबर अब तो चेंज हो गया, पुरानी एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहां ट्रांसजेनिक एनिमल के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें आता है, स्टडी में काम आता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो किसके जैसा है, मतलब इंसुलिन प्रोटीन होता है ना, तो ये ग्रोथ फैक्टर भी किसका बना है, प्रोटीन का, जो आता कहां से है, लीवर से, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, हार्मोन की तरह एक्ट करता है। जीआईटी के कई हार्मोन है, वो चैप्टर के लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। तो हार्ट से आने वाला कौन, एएनएफ, किडनी से कौन आए, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, और लीवर से कौन आया, आईजीएफ। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन के जैसे किसका बना है, प्रोटीन का। अब आओ इन पे फोकस करना है अपने को। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड पे बात करता हूं। एक जीआईटी बच गया, इसके 4 हार्मोन है, सिक्रीटीन, सीसीके, जीआईपी और गैस्ट्रीन। ये 4 में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बताऊंगा, एनसीईआरटी में भी चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, तो वहीं डिस्कस करेंगे। पन्ना पलट दूं। ऑर्गेनाइज्ड पे आने से पहले बेटा जी थोड़ी सी तारीफ हार्मोन की कर देता हूं, फिर ग्लैंड्स डिस्कस करते हैं और हाइपोथैलेमस करवा देता हूं आज। हार्मोन, हार्मोन वो है जो कहां से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, फर्स्ट नॉन हार्मोन, पहला नॉन हार्मोन कहलाता है सिक्रीटीन। फर्स्ट नॉन हार्मोन कौन सा है, सिक्रीटीन, जो कहां से आता है, जो आता है बेटा जी आपकी इंटेस्टाइन से, छोटे वाली इंटेस्टाइन से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जीआईटी से। ये जीआईटी का हार्मोन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नॉन हार्मोन का नाम है सिक्रीटीन, नहीं है एनसीईआरटी में नाम है, लेकिन तुम ध्यान रखना ये पहला नॉन हार्मोन है। हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करूं तो 2 डेफिनेशन एनसीईआरटी देती है। देखना, पुरानी वाली डेफिनेशन को बोलती है क्लासिकल डेफिनेशन, हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन सुन लो। क्लासिकल बिल्कुल सीधी सी बात करता है, आप बताओ हार्मोन कहां से आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन आया, किस में जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगा, सेल्स तक। ऐसे समझो, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आया एडीएच, पढ़ हो सगड़ा, वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस एडीएच को किस में मिलाया, ब्लड में। ब्लड इसको कहां ले जाएगा, एडीएच कहां जाता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की डीसीटी, और वहां पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। आया कहां से, पिट्यूटरी, किस में आया, ब्लड कहां पहुंचाया, तो जहां जा रहा है, जिस जगह अपना असर दिखाएगा वो इसका क्या है, टारगेट ऑर्गन। तो एडीएच का टारगेट ऑर्गन कौन है, नेफ्रॉन। ऑक्सीटोसिन याद कर लो, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन आया, ऑक्सीटोसिन, किस में गया, ब्लड में। कहां गया, यूट्रस, और यूट्रस की मसल्स में क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन कौन है, यूट्रस है। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है, क्लासिकल डेफिनेशन सिंपली बोलती है कि हार्मोन ऐसे केमिकल है बेटा जी जो कहां से आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, हार्मोन्स। हार्मोन्स किस में मिला दिए जाएंगे, इन ब्लड, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट कहां तक, टू टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट सेल्स और टारगेट
ऑर्गन्स। तो ऐसे केमिकल जो कहां से रिलीज हो, एंडोक्राइन ग्लैंड, किसमें, इन ब्लड, देन ट्रांसपोर्ट टू टारगेट ऑर्गन। ये पुरानी डेफिनेशन है जिसको क्या बोला गया, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। AIPMT 2014 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में डार्क करके जो डेफिनेशन दी हुई है वो है साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, कि साइंटिफिकली हॉर्मोन्स क्या है। 3 पॉइंट समझना, साइंटिफिकली हॉर्मोन्स की 3 बातें आपकी एनसीईआरटी करती है बेटा जी, कि हॉर्मोन्स है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हॉर्मोन्स रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, और हार्मोन एक्ट इज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये हार्मोन की है कौन सी डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन, जो PYQ में पूछी हुई भी है। आओ बोर्ड पे देखो, पहली है क्लासिकल, क्लासिकल पुराने वाली है, जो ये कहती है कि हार्मोन्स उन केमिकल को बोल दो जो कहां से आ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, किस में जा रहे हैं, और ब्लड उनको कहां पहुंचा रहा है, टारगेट सेल और ऑर्गन्स तक, टारगेट टिश्यू ऑर्गन्स तक। अब साइंटिफिक क्या कहती है, हार्मोन की 3 पॉइंट बताती है। पहला, हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब, अरे न्यूट्रिशन नहीं मिले, हार्मोन खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, भूख लगी 2 चम्मच हार्मोन खा लिया, कुछ नहीं होना। न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो तुम्हें क्या दे, न्यूट्रिशन दे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जिनको खाने से पेट भरे, एनर्जी मिले या वो स्टोर हो, वो है न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन खाने से पेट नहीं भरेगा, न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट। कैसे रिलीज होता है, ट्रेस का मतलब बहुत थोड़े से, हाईली रिएक्टिव है, थोड़ा सा हार्मोन ही असर कर जाएगा। तो हार्मोन की हमेशा अमाउंट क्या होती है, बहुत कम, ट्रेस अमाउंट में आता है और अपना असर दिखा जाता है ट्रेस अमाउंट में। और किसकी तरह काम करेंगे, इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल तक क्या कन्वे करते हैं, मैसेज। ये रहा, कौन सा हार्मोन है, ADH पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या मैसेज लाया है, बॉडी में पानी कम है, पानी को क्या करो, तो इसने नेफ्रॉन तक क्या मैसेज पहुंचाया, वाटर का क्या कर, एब्जॉर्प्शन कर। ऑक्सीटोसिन के पास कौन सा मैसेज छुपा हुआ है, ये यूट्रस को जाके बोलेगा क्या कर, कॉन्ट्रैक्ट कर ताकि फीटस बाहर निकले। तो ये सेल तक क्या पहुंचाते हैं, मैसेज। तो मैंने कह दिया इंटर सेलुलर मैसेंजर। क्लियर, अमाउंट क्या होगी, कम, ट्रेस, न्यूट्रिशन में रोल प्ले नहीं करेंगे, तो नॉन न्यूट्रिएंट, ट्रेस अमाउंट में, और एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये तीनों प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। और पुराने वाली बेटा जी कौन सा है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन। क्लियर है, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट। प्रोटीन जरूरी थोड़ी न्यूट्रिएंट हो, बहुत से प्रोटीन टॉक्सिक भी होते हैं। जहर प्रोटीन है, सांप का जहर है, उसमें प्रोटीन है सबस्टेंट, तो वो थोड़ी पिलाएगा, पता चला वो अंतिम अपना सूप है, उसको पीने के बाद में लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं, वो बेचारा चला गया। तो ऐसा नहीं होता भैया, मतलब प्रोटीन, सारे प्रोटीन थोड़ी अपन कहते हैं पूरी सब्जी है ना, तो ये आ गया। तो सारी चीजें नहीं होती, हाँ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ऑल प्रोटीन न्यूट्रिएंट टॉक्सिक केमिकली तो है, वो भी तो किसी न किसी से बने हुए हैं। तो रिलीज ट्रेस अमाउंट में और एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करता हूं बेटा जी। तो ह्यूमन की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक चीज देखना आप, ये जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी वाला, उस डायग्राम को खोलो, मैं एक छोटी सी बात इसी में क्लियर करता हूं। कौन सी ग्लैंड किससे बनती है तुम्हें पता होना चाहिए। आपकी बॉडी में कितने जर्मिनल लेयर है, 3, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। कई बार तो सीधा पूछ लेता है बताओ कौन किससे बना है, तो एक सरल सा तरीका बताता हूं याद रखने का, इस डायग्राम से याद रख लो। ये जो खोपड़ी दिख रही है, न्यूरॉन, ब्रेन, ब्रेन किसका बना है, नर्वस टिश्यू किसका बना होता है, एक्टोडर्मल। ब्रेन किसका बना है, एक्टो। तो ब्रेन में जितनी भी ग्लैंड है वो सब किसकी है,
ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड है उससे जुड़ी हुई, और मैं बता रहा था ना डायनसिफोलोन के ऊपर पीनियल बॉडी थी, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी थी, ये सारा ब्रेन का पोर्शन है ना। तो ब्रेन जो है, जो नर्वस टिश्यू है, वो किसका बनता है, एक्टोड्रम का। तो बेटा जी ब्रेन का पूरा पोर्शन ही किसका बनेगा, एक्टोड्रमल। तो अगर याद रख पाओ ब्रेन एक्टोड्रम का बना है, तो ब्रेन में जो जो ग्लैंड है वो सब किसकी बनेगी, एक्टोड्रम की। अब ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है वो तो ध्यान है तुम्हें, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और पीनियल है। अब थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं, अपना गर्दन, गले में कौन सी ग्लैंड है, थायराइड। गला सूजता ना, वो गोइटर बोलते हो तुम, तो थायराइड में तो आती है स्वेलिंग। थायराइड के अंदर कौन फंसी पड़ी है, पैराथायरॉइड। थायराइड उसके अंदर कौन है, पैराथायरॉइड। और यहां वो, ये कौन सी बोन है, स्टर्नम, उसके नीचे है थाइमस, जो हेल्थ डिजीज में आती है ना, थाइमस। गले में थायराइड, थायराइड के अंदर पैराथायरॉइड, और इस जगह कौन, थाइमस। थोड़ा सा नीचे चले, पेंक्रियाज, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, स्टमक इंटेस्टाइन है, यहां कौन सी ग्लैंड है, पेंक्रियाज। तो थाइमस, थाइमस, पैराथायरॉइड और पेंक्रियाज, ये सब बनते हैं एंडोड्रम के। इनका ओरिजिन बेटा जी किससे होगा, एंडोड्रमल से। तुम एक साथ याद रख सकते हो ये पॉइंट इस डायग्राम के थ्रू कि कौन किससे बनती है, तो बार बार अलग से लिखाने और याद रखने की जरूरत नहीं है। थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस और पेंक्रियाज का ओरिजिन एंडोड्रम से। एड्रिनल को मैं छोड़ रहा हूं एक बार। एड्रिनल जो किडनी के ऊपर होती है, किडनी है बेटा जी, है ना, तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड दिख रही है वो कौन सी है, एड्रिनल। पैंक्रियास तो इधर है, किडनी के ऊपर जो बैठी है ना टोपी वाली, ये है एड्रिनल। एक बार इसको छोड़ता हूं। मेल में टेस्टिस ओवेरी, फीमेल में ओवेरी। टेस्टिस ओवेरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीजोडर्मल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके बनेंगे, मीजोड्रम के। ये मीजोड्रमल ओरिजिन होता है। एड्रिनल मैंने इसलिए छोड़ा, और छोड़ा क्या, लिख लो छोड़ना क्या होता है। एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, जैसे किडनी के कितने पार्ट पढ़े थे आपने, दो, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल के भी दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो दो लेयर से बनती है, क्योंकि इसके पार्ट कितने हैं, दो, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बनता है मीजोड्रम से, और मेडुला बनता है एक्टोड्रम से। ये अलग से एड्रिनल को ध्यान रखना है, तो डायग्राम में मेंशन कर लो ताकि इसके ओरिजिन वहीं क्लियर हो जाए। खोपड़ी जो भी है वो सब एक्टोड्रम, चाहे आपसे ब्रेन पूछे, चाहे खोपड़ी का नर्वस टिश्यू पूछे, न्यूरॉन पूछे, चाहे खोपड़ी की ग्लैंड पूछे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, सब किसकी, एक्टोड्रम की। पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, पेंक्रियाज किसका, एंडोडर्म का। ओवेरी, टेस्टिस मीजोड्रम के। एड्रिनल के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स मेजोड्रम का और मेडुला एक्टोड्रम का। चलें आगे। तो पहली ह्यूमन की ग्लैंड बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस। फर्स्ट बात करते हैं बेटा जी इसकी, हाइपोथैलेमस की। ठीक है ना, अठी याद रख लिया, अलग से पढ़ने की जरूरत को नहीं, सिंप्लीफाई करके याद रखो ताकि चीज़ें लंबा टाइम तक थारे याद होवे कैसे क्या। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस पे आ रहा हूं। उसके हार्मोन्स और बता देता हूं। 11:57 हो गया, क्लास है 12:20 तक, है ना, ठीक हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए पहली ग्लैंड पे आते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में बेटा जी देखियो क्या है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, और ये पिट्यूटरी को मास्टर क्यों कहते हो, मास्टर जी को काम टाबरा को कंट्रोल करना। तुम टाबर क्या हो, ग्लैंड हो, मास्टर जी है पिट्यूटरी, मतलब तुम इन सारी ग्लैंड्स का कंट्रोल मास्टर ग्लैंड के पास है, और मास्टर जी का कंट्रोल, अरे मैडम के पास नहीं, हेड मास्टर है, मैडम तो ही नहीं बावड़े,
कहाँ कंट्रोल है? हेडमास्टर के पास। तो है ये हेडमास्टर है, ये मास्टर का भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हेडमास्टर। तो हाइपोथैलेमस को बोल दिया मैंने रियल मास्टर ग्लैंड। मास्टर नहीं बेटा जी, रियल मास्टर ग्लैंड। ले रे लिख दिया, क्यों जान खावे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब राजी, मास्टर ग्लैंड की मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। हेडमास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं इसको। एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर यही सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं ओरिजिन नहीं बता रहा, मैं पोजीशन भी नहीं बता रहा, क्योंकि आपने इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया। पोजीशन आया था डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन का बेस, क्योंकि रूफ तो क्या था? एपिथैलेमस, दीवारें थी थैलेमस, और बेस क्या था? हाइपोथैलेमस। तो पोजीशन आएगा, इट्स बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन। एनसीईआरटी ने लिखा है कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शंस, खूब सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। पढ़े थे नर्वस सिस्टम में तुमने? टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर थर्स्ट, पिट्यूटरी का कंट्रोल, और खुद हार्मोन भी तो रिलीज करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, खूब सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहां हम बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट कॉल्ड न्यूक्लियाई। इनके पास कुछ सेल्स होती है जिनका नाम क्या है? न्यूक्लियाई। सेल का नाम क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी। ऐसे न्यूरॉन जो क्या कर रहे हैं? सिक्रीशन किसका? हॉर्मोन्स का। तो हाइपोथैलेमस कंटेन सम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट कॉल्ड न्यूक्लियाई, और इन्हीं से क्या रिलीज होंगे? हार्मोन। उन्हीं से क्या रिलीज होगा? हार्मोन्स। तब इन हार्मोन्स को ही पढ़ना है तुम्हें कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन आते हैं, और हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी का। तो इन सेल को क्या कहा बच्चों? न्यूरो सिक्रीटरी सेल। न्यूरॉन है और काम किसका है? सिक्रीशन का। बस दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, एंड रिलीज करते हैं सम हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं ना, उनको बोल दिया हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और उनकी दो कैटेगरी है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, एक तो आरएच, एक कहलाएंगे आईएच। आरएच और आईएच। आरएच का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। आरएच तो बेटा जी कौन से हैं? रिलीजिंग हार्मोन। आईएच इनहिबिटरी या इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग, नाम से समझे। हाइपोथैलेमस का काम है किसे कंट्रोल करना? पिट्यूटरी को। जब हाइपोथैलेमस से ये आएगा तो पिट्यूटरी रिलीज करेगी, जब ये आएगा तो पिट्यूटरी रोकेगी। तो पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करवाना है कि रुकवाना है, इसका ऑर्डर हाइपोथैलेमस देगा। या तो वहां से आएगा आरएच, या तो वहां से आएगा आईएच। जब बेटा जी आरएच आया तो इसने क्या किया? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन। और जब यहां से सिग्नल आया तो इसने इनहिबिट किया, इनहिबिट हार्मोन सिक्रीशन। कहां से? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, दूसरा उसको रोकता है। मतलब पिट्यूटरी का पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है कि वो हार्मोन रिलीज करवाएगा कि रोकेगा। अब आपको बेटा जी इसके कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। आरएच कितने टाइप्स के होते हैं? 6। पहला जीएच आरएच, दूसरा पीआरएल आरएच, तीसरा एमएसएच आरएच,
चौथा FSH RH, ABCD क्या लिख रहा हूं मैं, सीधा ही लिख लो ना। एक आ गया LH RH, TSH RH, ACTH RH, ये हो गए। फुल फॉर्म आ जाएगी पिट्यूटरी में। इसके पास इनिबिटरी 3 होते हैं, GH IH, PRL IH, MSH IH। GH IH का एक नाम और लिखती है एनसीईआरटी, सोमेटोस्टेटिन। ये देखो क्या है, तो RH और IH है, तो 6 करना है। कहां लिखा है? मुझे तो इधर से किसी ने बोला 6, तो मैंने 6 बोला, 6, तो फिर मैंने कहा लिख के बताता हूं तुम्हें। 6 कहां पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ, अरे 6 भी क्यों परेशान होते हो? FSH और LH कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन। RH शॉर्ट में बोल सकते हो GnRH। इसके 2 टाइप होते हैं, FSH और LH। तो जो RH आएगा ना बच्चों, अब समझ जाना, अगर RH लिख दिया मैंने तो वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन हो गया और वो इन हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। फुल फॉर्म अभी तो बोल रहा हूं, पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो लिख भी लेंगे। GH का पूरा नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। PRL वो मां में मिल्क बनाने वाला कौन है? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी में नाम आ जैसी वो तो पढ़ी हुई है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, सारे आ जाएंगे। बस आप ध्यान रखो, अगर मैं इन सब के आगे RH लगा देता हूं तो वो किसके हार्मोन हो गए? हाइपोथैलेमस। और ध्यान देना बेटा जी, अगर मैं इनके आगे से ये RH हटा देता हूं, ये किसके हार्मोन हो गए? ये पिट्यूटरी के हो गए। RH हटते ही वो किसके हार्मोन बन गए? पिट्यूटरी के। और जैसे ही RH आया हाइपोथैलेमस के, हटते ही पिट्यूटरी, RH आते ही हाइपोथैलेमस। तो RH और IH लगा हुआ है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन की। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को इंक्रीज करेंगे और ये पिट्यूटरी के हार्मोन को रोकेंगे कि भैया रुक जा, तेरी जरूरत नहीं है। PRL किसका नाम है? प्रोलैक्टिन। लिख देंगे, फुल फॉर्म आ जाएगी पिट्यूटरी में। इस पे गौर करो, सोमेटोस्टेटिन। FSH LH दोनों गोनेड, बोले तो टेस्टिस ओवेरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो मिला के क्या लिखा है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अब मैं थोड़ा सा GH की थान बात बताऊं। GH का RH और IH समझ लो, यहां ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। सिंपली पूछे इनहिबिटिंग कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप है बे, 7 ही हुए, उनको 7 ही बोलना बच्चों, है ना। 7 टाइप्स के होते हैं वो। ये ज्ञान तुम्हें लिखा मिल जाएगा इस चैप्टर की समरी में। जब इस चैप्टर की समरी गलती से पढ़ोगे कभी तुम, तो वहां दिख जाएगा कि RH कितने टाइप्स के हैं, IH कितने हैं, वहां है, चैप्टर में नहीं, लेकिन समरी में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। FSH LH को मिला करके आप बोल सकते हो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? गोनेड, बोले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर? अब मैं एक GH का थोड़ा सा समझा रहा हूं, जिसका नाम क्या लिखा हमने? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन देखो है क्या, मान लो ये बच्चों हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, इससे ये कनेक्टेड है, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बॉडी में एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ध्यान दियो। मान लो ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में कम हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की क्या चल रही है? डेफिशिएंसी। तो इसके लेवल को
बढ़ाना है, कैसे बढ़ाया जाए? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से। लेकिन पिट्यूटरी अपने आप तो भेजेगी नहीं, उसको तो ऑर्डर देगा कौन? तो हाइपोथैलेमस से आया। कौन आया? हाइपोथैलेमस से आया, मान लो GH IH आया, GH आई, सॉरी RH, IH नहीं, कौन आया? RH आया। तो RH आया तो पिट्यूटरी को क्या मिला? ऑर्डर रिलीजिंग कि क्या रिलीज कर? ग्रोथ हार्मोन। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है? कमी। तो पिट्यूटरी ने बोला बिल्कुल मालिक, जैसा आप कहो। तो बात मानी और पिट्यूटरी ने क्या रिलीज करवाया? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से आया? पिट्यूटरी से। लेकिन GH RH कहां से आया? तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कहा कि ग्रोथ हार्मोन निकाल, तो उसने बोला यस, निकाल दिया। ग्रोथ हार्मोन आ गया बॉडी में। धीरे धीरे उसका लेवल जितना चाहिए था उतना आ गया। अब ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा ग्रोथ करवा के 10-10 फुट के थोड़ी करने। डांग खड़ा हो गया 8-8 फुट का, डिजीज आसीवा, जाइगेंटिज्म बोलते ना, जिगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म, जो भी बोलो, 8-8 फुट के आ गए, खतरनाक, खड़े खड़े CFL खोल के ले गया, पंखे की ताड़ी ले गया, मतलब ऐसे लोग आ गए। तो इतने लंबे भी अपने को नहीं करने। तो बॉडी ने कहा ग्रोथ हार्मोन चाहिए, उतना हो गया, अब सिक्रीशन को रोक दो। पिट्यूटरी की मेरे हाथ में कुछ नहीं भैया, मुझे तो मेरे मालिक हाइपोथैलेमस जो कहेंगे वो मैं काम करूंगी। अब हाइपोथैलेमस का ठीक है, क्या भेजूं? GH IH। जैसे ही IH आया, पिट्यूटरी ने सिक्रीशन को कम कर दिया, रोक दिया। तो पिट्यूटरी से हार्मोन आएगा कि नहीं आएगा, इसकी ऑर्डर हाइपोथैलेमस के पास है। RH आएगा तो सिक्रीशन होगा, IH आएगा तो सिक्रीशन रुकेगा। और अगला IH ना भी लिखे और आपको दे दे कि भैया जब सोमेटोस्टेटिन आता है तो क्या होता है, तो समझ जाना इट्स अनदर नाम फॉर GH IH। तो ये सिक्रीशन को क्या करेगा? कम करेगा। क्लियर है? तो ये रिलीजिंग वाले बढ़ाएंगे, इनहिबिटरी वाले उसको कम करेंगे। अब एक डायग्राम जो दिया है लास्ट पिट्यूटरी वाला, उसको थोड़ा सा गौर करें अपन। एक डायग्राम बना के, मैं एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा और उसको अच्छे से बना के तुम्हें बता दूं। और इसमें पिट्यूटरी के 2-3 पार्ट्स भी तुम क्लियर कर लियो। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पोर्शन है, ये पार्ट यहां। ये पिट्यूटरी की बेटा जी अलग अलग लोब होती है, ये लोब है। बॉडी फ्लूइड पढ़ रखा ना आपने? बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर? अरे हाँ तो पढ़ दो, कौन पूछूं क्वेश्चन, पढ़ो तो है, चैप्टर तो पढ़ा है। पोर्टल सिस्टम है, आवाज ना आई? पोर्टल सिस्टम पढ़ा है? आप में कौन सा पोर्टल सिस्टम होता है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और भी कोई होता है? कौन सा? ये नहीं पता, होता है सर बस, आप तो होता पे गौर करो। कौन सा है ये हमें नहीं पता। इसको स्टॉक बोला या इनफंडीबुलम बोला? स्टॉक या इनफंडीबुलम, क्या है भाई? इनफंडीबुलम, स्टॉक या इनफंडीबुलम। पिट्यूटरी के 3 लोब होती है बच्चों, है ना? पिट्यूटरी की एक लोब तो होती है एंटीरियर लोब, एक दुबली पतली सी होती है मिडल लोब, ठीक ठाक होती है पोस्टीरियर लोब, सबसे मोटी ताजी तो होती है एंटीरियर लोब, दुबली पतली मिडल लोब, और एक मीडियम होती है पोस्टीरियर लोब। और ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब, 3 लोब है। यहां से सिग्नल जो आएंगे, ये लो, और सब पिट्यूटरी को फंक्शन भी समझ लिया थे, समझ में आवत तो। अब हाइपोथैलेमस है जो पूरी तरह से किसका कंट्रोल कर रहा है बच्चों? पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी के पास 3 लोब होती है, एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब। एनसीईआरटी कहती है जो मिड लोब है ना, ऑलमोस्ट मर्ज इन एंटीरियर लोब। मिड लोब अलग से नहीं होती, वो किस में मर्ज हो जाती है?
एंटीरियर लोब में, मिड लोब ऑलमोस्ट मर्ज इन एंटीरियर लोब, और छोटो सो पार्ट कौन सो है, पोस्टीरियर लोब। अब मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाई है, इस पूरी पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन स्टोक या इनफंडिबुलम कहलाता है। हाँ, इनफंडिबुलम तुम फैलोपियन ट्यूब में भी पढ़ते हो, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इस्थमस पढ़ते हो, ये भी इनफंडिबुलम है, स्टोक लिखती है एनसीईआरटी। तो अब देखना कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये जो आ रहा है, ये एक ब्लड वेसल्स है जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन। सीधी सी बात है, इससे कौन आएगा, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बनाए ना आरएच और आईएच, वो इस वेन को दे दिए, वेन में ब्लड होगा और ब्लड उन हार्मोन्स को कहां ले आएगी, कौन सी लोब है, एंटीरियर। और इस ब्लड से दो हार्मोन निकल रहे हैं, आरएच और आईएच। बस ध्यान देना यहां, आरएच आईएच की सप्लाई किसने की, हाइपोथैलेमस से आए, किसके थ्रू आए, पोर्टल वेन। बोले तो ब्लड, वेन का कौन है, वेन में कौन है, ब्लड। मैंने पोर्टल इसलिए लिखा, तुम लोगों ने पोर्टल सिस्टम पढ़ा था तो वहां सुना होगा, पोर्टल वेन बच्चों वो है जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करे। हिपेटिक पोर्टल सुना था, हिपेटिक का मतलब लीवर। इंटेस्टाइन की जो वेन थी, इंटेस्टाइन तुम्हारा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन की जो वेन थी वो किस में खुल रही थी, लीवर में। तो इधर इंटेस्टाइन इधर लीवर, दोनों ऑर्गन है, उसको जोड़ने वाली पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। ऐसी वेन जो किन को जोड़े, किन्हीं भी दो ऑर्गन्स को, किन्हीं भी दो ऑर्गन्स को। यहां देखो, ये ऑर्गन कौन है, हाइपोथैलेमस, ये कौन है, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही है वो वेन, क्या कहलाई, पोर्टल वेन। इसको मैंने पोर्टल वेन बोल दिया। इस वेन से जो ब्लड आया वो दो हार्मोन लाया, आरएच और आईएच। कहां आए, एंटीरियर, ध्यान दियो एंटीरियर लोब में आए हैं। हाँ, मिड लोब ऑलमोस्ट इसी में मर्ज हो रखी है। पोस्टीरियर का मामला थोड़ा सा अलग है। पोस्टीरियर से हाइपोथैलेमस से कुछ स्ट्रक्चर आई जो किसमें खुली, ये स्ट्रक्चर ब्लड नहीं है, ये है बेटा जी, ये है एक्सोन। एक्सोन इज पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो गौर करना, पूरी पिट्यूटरी का कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है, लेकिन वो अलग अलग तरह से कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछा जाए एंटीरियर लोब का कंट्रोल कैसे, तो वहां तक हार्मोन आएंगे वाया पोर्टल सर्कुलेशन, वाया ब्लड। पोस्टीरियर लोब कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, बट यहां तक जो हार्मोन आएंगे बाय एक्सोन, बाय न्यूरॉन। ये ब्लड लेकर नहीं आएगा, ये कौन लेकर आएगा, न्यूरॉन लेकर आएगा। इसमें दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। कहां आएंगे, पोस्टीरियर लोब। कौन लाएगा, एक्सोन, ना कि ब्लड। गौर करो, आरएचआईएच कहां बने, हाइपोथैलेमस में। कहां आए, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन लाया, ब्लड, पोर्टल वेन। एडीएच ऑक्सीटोसिन कहां बने, हाइपोथैलेमस। कहां आए, पोस्टीरियर लोब। कौन लाया, एक्सोन। तो वो हार्मोन न्यूरॉन के थ्रू आ रहे हैं, जबकि आरएचआईएच को ब्लड ला रहा है, और ब्लड ला रहा है एंटीरियर लोब पे, और वो आ रहे हैं पोस्टीरियर लोब पे। क्लियर। इस डायग्राम को अच्छे से देखना, एनसीईआरटी की 3-4 लाइन है, हाइपोथैलेमस की लास्ट वाली लाइन इस डायग्राम पे बेस्ड है वो, कि कौन किसके थ्रू आता है। और ये ऑक्सीटोसिन एडीएच पढ़ेंगे तो भी बता दूंगा। लाइन कंफ्यूजिंग सी, उनको पढ़ोगे 2-3 बार तो हल्का सा क्लियर होगा। मैं खोलता हूं, देखो एनसीईआरटी का पेज, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ते हुए। इतनी आसान नहीं है, एनसीईआरटी बहुत कुछ लिख देती है, उलझा भी देती है। पलट दूं पन्ना, ये डायग्राम है एनसीईआरटी लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है, इससे तुम्हें आइडिया लगेगा। मैं लिख दूं, पोर्टल वेन का मतलब इसके अंदर कौन बह रहा है, खून ही होगा, वेन है। ये पैराग्राफ बेटा जी, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें तो ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल। ओके, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड है। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, जीआईटी, हार्ट
ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। Hypothalamus, as you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon. Regulate a wide spectrum of body function. समझे? खूब सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिनको क्या कहा? न्यूक्लियाई, जहाँ से क्या होंगे? हार्मोन। ये हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रीशन किसका कंट्रोल करेंगे? पिट्यूटरी। तो द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप, रिलीजिंग हार्मोन RH, जो पिट्यूटरी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन IH, जो इनहिबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। RH है तो स्टिमुलेट ही करेगा। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेटिन, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि 8 GnRH दे दियो तो सोमेटोस्टेटिन हो सकता है GnIH हो, लेकिन नहीं, सोमेटोस्टेटिन तो बेटा जी कौन है? GHIH है, जबकि वो GN गोनेडोट्रोपिन है, ये GH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग है। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। These hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending. हो, भयंकर डाउट। These hormone, अब कौन से हार्मोन की बात कर रहा है? अगर ये कंटिन्यू पढ़ोगे तो फील आएगी सर RHIH की बात कर रहा होगा, लेकिन नहीं, क्लियर नहीं किया। ये जिन हार्मोन्स की बात कर रहा है, these hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending, ये बात हो रही है ADH और ऑक्सीटोसिन की। पोस्टीरियर में वही आएंगे, न्यूरॉन के थ्रू आएंगे। इससे क्लियर नहीं लिखा, बस लाइन फंसा दी। फिर आगे लिख दिया दीज हार्मोन रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे कौन से दीज? RHIH, वो तो किससे आएंगे? पोर्टल सर्कुलेशन से। और यहां कौन से दीज? ADH और ऑक्सीटोसिन, वो किससे आएगा? एक्सोन से। तो तुम माइंड में क्लियर रखोगी ये बात किसकी, कहां किसकी कर रहा है, कुछ भी फंसा दिया इसने। पढ़ो अच्छे से। जो एक्सोन से आ रहे हैं वो कौन है? ADH और ऑक्सीटोसिन। और जो पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड से आ रहे हैं वो कौन है? RH और IH। मैंने इस डायग्राम में मेंशन कर दिया है, इस डायग्राम में मेंशन कर दिया है आपने। डायग्राम कहाँ गया है? चला गया, ये रहा, ये देख लो। पोर्टल सर्कुलेशन से दो निकल रहे हैं, इधर ADH और ऑक्सीटोसिन, वो आएंगे किसके थ्रू? एक्सोन के थ्रू। ये जब पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लो, बहुत बोल दिया, कितना टाइम हो गया, थक भी गया। कल चालू करेंगे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, और अगले 1.5 लेक्चर में इसको पूरा करवा दूंगा। लेकिन कल तो संडे है, परसों तुम्हारा ऑफ है शायद, बताया गया तुम्हें? ऑफ कर दें? कल टेस्ट